अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हमने एक प्रोग्राम नशर किया हफ्ज़ान सेहत मुकर्रम डॉक्टर आमर करीम साहब के साथ। लोगों ने बड़ा पसंद किया। हमारी खुशकिस्मती है आज हमारे फिर साथ हैं वो। मैं उनके पास चलता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक खैरियत से। हाँ जी, आप सुनाएं। बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया। तहे दिल से मैं मशकूर हूँ कि आपने पहला प्रोग्राम दिया। लोगों ने कमेंट्स भी किए और यकीनन आपको भी लोगों ने कुछ मैसेज किए होंगे। तो क्योंकि सवालात ऐसे हैं, लोग बीमार होते हैं, वो पूछते हैं कि कोई ना कोई इलाज बताया जाए। शुगर भी है आजकल लोगों को, जोड़ों का दर्द भी है। तो मिला जुला कोई प्रोग्राम बता दीजिएगा, क्योंकि मैंने कम बोलना होता है क्योंकि आपके लोग बातें सुनते हैं। बताइएगा कि आजकल कैसी हैं बीमारियां चल रही हैं पाकिस्तान में, और उसका फिर इलाज क्या होता है। एक तो खुद बंदा इलाज कर रहा होता है, तो लेकिन आपकी राय तो सबसे बेहतर है। जी बताइएगा जी। आजकल पाकिस्तान में तो सारे तकरीबन मिली जुली बीमारियां ज्यादा चल रही हैं। डायबिटिक पेशेंट ज्यादा हैं, फिर किडनी डायलिसिस के हैं, और कैंसर के भी काफी पेशेंट हैं, और बाकी मौसमी बीमारियां, नज़ला, जुकाम, खांसी, ये चीजें चल रही होती हैं। तो आजकल ज्यादातर जो है थ्रोट इन्फेक्शन चल रहा है। तो क्या फिर तो इलाज इस तजवीज़ तरह से करते? हैं। मौसमी बीमारियां आती हैं, आपके पास मरीज़ होंगे, कोई पूछते होंगे, तो क्या फिर इलाज तजवीज़ करती हैं? उनको ज़्यादा परहेज़ का कहते हैं या कोई दवाई वगैरह देते हैं उनको? जो तो सिर्फ मशवरा ले रहे होते हैं उनको तो हम सिर्फ परहेज ही बताते हैं, हम्म, और जो बकायदा आते हैं एग्जामिन करवाते हैं तो उनको फिर उसके हिसाब से जो भी उनकी मेडिसिन बनती है। इसलिए कि होम्योपैथी में हर पेशेंट की डिफरेंट मेडिसिन होती है, चाहे वो सेम अलामात हो, सेम मॉडुलिटी हो, लेकिन पेशेंट की अपनी साख्त जो होती है ना, कोई पतला है, कोई दुबला है, कोई मोटा है, कोई जो है ना तेज बात करने वाला है, कोई हल्की बात करने वाला है, किसी का मिजाज जो है सख्त है, किसी का नरम है। तो हम्म। उस हिसाब से मेडिसिन जो है ना चेंज होती रहती हैं, हर पेशेंट की अलग होती है। तो इसलिए मेडिसिन तो जो है ना इस तरह से नहीं बताई जा सकती जब तक वो पेशेंट अपना टोटल जो है ना तारुफ ना कराए और अपनी साइन सिम्टम्स ना दे उसके बगैर। हाँ, जो है हिफ्ज़ मुक़द्दम कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो हम इस्तेमाल करवा देते हैं, और बाकी जो है परहेज़ बताते हैं। तो जैसे अब थ्रोट इन्फेक्शन के हिसाब से आपने सवाल किया, तो थ्रोट इन्फेक्शन में जो है हम उनको कहते हैं कि आप लौंग जो का इस्तेमाल करें, और लौंग को जो है टॉफ़ी की तरह जो है ना चूस-चूस कर इस्तेमाल करें, खाएँ। ये थ्रोट को भी बेहतर करती है, टंग को भी बेहतर करती है, और जो एसोफेगस है, खुराक की नाली, इसको भी बेहतर करती है। तो ये डॉक्टर तो साहब बता इनका दीजिएगा, ये थ्रोट जी, इन्फेक्शन का आसान लफ्ज़ क्या है, ताकि बहुत सारे दोस्त हैं जो जिनको इंग्लिश में थ्रोट बीमारी का। हलक, हलक, अच्छा, गले गले की बीमारी। जी, गले की बीमारी। अच्छा, आपने गले की गले, गले की बीमारी का आपने खट्टे माल्टे बताए थे, तो उसमें मिला जुला लोगों ने रिमार्क्स किए हैं। जो जर्मन में रहते हैं वो तो कहते हैं जी, कि जर्मन डॉक्टर यही तजवीज़ करते हैं कि विटामिन सी खाएं, खट्टे माल्टे खाएं, कोई बात नहीं। लेकिन एक ने कमेंट्स लिख दिए थे कि अगर गले ख़राब करवाने हैं तो ये नुस्खा इस्तेमाल करें। तो ये जो खट्टी चीज़ें खाते हैं तो उससे गला भी तो ख़राब हो सकता है ना? नहीं, गला खराब नहीं होता। अगर वो गला उसका खराब होगा जिसका ऑलरेडी जो है ना इन्फेक्शन मौजूद है, और वो जाहिर नहीं होगा। तो खट्टी चीज वो खाने से वो चीज जाहिर होगी पहले 2 दिन, और तीसरे दिन से वो कम होना शुरू हो जाएगी। अगर वो उस खट्टी चीज को कंटिन्यू रखता है, लीमू है, किन्नू है, आलू बुखारा है, केरी है, तो ये लौंग का इन आपने चीजों बड़ा फायदा बताया। लौंग चबाने से, टॉफी की तरह चूसने से गले की जो बीमारियां या जी, गले का इन्फेक्शन दूर हो जाता है।
जी, बिल्कुल ये दूर हो जाता है और साथ ही गले में जो खाने-पीने में निगलने में तकलीफ हो रही होती है ना, उस कैफ़ियत को भी ये बेहतर करता है। लौंग की ख़ासियत ये है कि ये नीम पैरालाइज़ जो होता है ना, इसको ख़त्म करता है और साथ जो इन्फ्लेमेशन होती है, सोजन, इसको भी ख़त्म करता है। इन्फ्लेमेशन के लिए मैंने टमाटर भी बताया था जी। तो पहले प्रोग्राम में। हाँ जी, ये बताइएगा कि लौंग जौन सा ये होम्योपैथिक आप इलाज बता रहे हैं या हिकमत का बता रहे हैं या एलोपैथिक? ये नेचुरल तरीका बता रहा हूँ। अ- होम्योपैथी में तो बेलाडोना इसमें इस्तेमाल करवाते हैं, ब्राइटा कार्ब और कलकेरिया कार्ब। ये कॉमन मेडिसिन है जो हर शख्स इस्तेमाल कर सकता है। बाकी फिर जो मेडिसिन है वो पेशेंट की अलामा साइन सिम्टम्स के साथ फिजिशियन बताएगा। तो ये बताइएगा कितनी ताकत में लिए जाए और कितने दिन लिए जाए, ये जो आपने 3 दवाइयों के नाम लिए थे, इनको इकट्ठा ही करके लेना ये है? 3 दवाएँ जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा 25 दिन, वैसे 1 हफ्ते में ही पेशेंट ठीक हो जाता है इनसे। और इसकी पोटेंसी जो है ना, निचली पोटेंसी होनी चाहिए 3, 6, 30 क्योंकि ऐसे कुछ भी पोटेंसी। हाँ जी, घर घर हुँ। की कहानी है। जब हमारे घर में ये प्रोग्राम देखा गया तो मिसेज ने फ़ौरन कहा कि वो देखें, मैंने वो दवाई बना के रखी हुई है जो डॉक्टर साहब ने फरमाया था। नक्सवामिका 3x। हुँ। हाँ जी, वो वही दवाई। बहरहाल माज़रत कि अगर मैं गलत नाम ले बैठा हूँ। तो ये बताइएगा, लौंग के आज फ़ायदे हम और कर लेते हैं। लौंग का और क्या फ़ायदा है? यही आप हम हेडलाइन दे देंगे। इसके अलावा लौंग क्या-क्या फ़ायदे देती है? इसके अलावा लौंग जो है ना, ये आपके मैदे की कैफियतें जो होती है ना, नीम पैरालिसिस यानी जो मैदे में डक की कंडीशन हो रही होती है, हाजमा पूरी तरह से खुराक को हजम नहीं कर रहा होता, हुँ, तो इस कैफियत को बेहतर करता है और ज्यादा फंक्शन इसके दिमाग के ऊपर है। अ ये दिमाग में सोचने समझने की सलाहियत को और असाब को ताकत देता है। अच्छा, तो लौंग बाज़ दफ़ा जी कहते हैं कि दाँत में दर्द हो तो लौंग कोई फ़ायदेमंद देता है, क्योंकि टूथपेस्ट भी या वैसे भी सिरप मिल जाते हैं। हाँ, तो है, देखें, दांतों में दर्द की जो कैफियत है ना, हुँ, इसका ताल्लुक भी मैदे के साथ है। अ मैदे के अंदर बिगाड़ होगा ना, ग़िज़ाएँ खुराक पूरी तरह से हज़म नहीं होंगी, उनके जो मिनरल्स हैं, अज्जा हैं, वो जिस्म को पूरी तरह से नहीं मिल सकेंगे, हुँ, तो उसके नतीजे में फिर कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती है, तो दांतों में दर्द शुरू होता है, मसूड़े जो हैं वो कमज़ोर होना शुरू होते हैं। तो लौंग इस कैफियत को चूसने से जो है वो दांतों को फायदा, मैदे को एक्चुअल वो फायदा देता है हुँ। और मैदे से फिर जो है दांत सही होते हैं। अच्छा, ये तो एक नई चीज़ डॉक्टर साहब ने ऐसी बता दी कि मैदे के साथ दाँतों का ताल्लुक है। तो चलिए ये भी बता दीजिएगा कि नहीं, बाज़ हाँ जी, नहीं है, ये मेडिकल से जो रिलेटेड है उनको तो इल्म है। ठीक है, क्योंकि ये मसूड़े फूल जाती हैं ना, तो ये भी मैदे से ताल्लुक है, या दाँत हिलना शुरू हो जाते हैं जी या तो जी। अच्छा, और मसूड़ों के लिए एक और मैं आसान सी चीज बता दूं, केले खाए जाते हैं ना, जी, केलों का जो छिलका है वो लोग फेंक देते हैं। ठीक, तो अगर उन छिलकों को जो है ना अच्छी तरह से चबा लिया जाए और वो चबा चबा के उनको पानी बना लिया जाए मुंह में, और फिर जैसे कुरला करते हैं ना, हाँ जी। इस तरह से कुरला करते रहे जितनी देर वो कर सकते हैं, और फिर उसके बाद चाहे तो थूक दें चाहे पी लें, और पी लें तो वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, कुरला से और मतलब ये केले, जी कुरला, जी, जी क्या पूछना हाँ चाह जी, रहे हैं? कुरला से मतलब जिस तरह पान खाने वाला चबाता रहता है उसको हम कहेंगे कुरला, क्योंकि पान चबाने वाला तो वो चबाता रहता है ना, हाँ जी, मुंह में पानी रख के जैसे फेरते हैं ना इधर उधर अच्छा, के दांतों से ठीक, मैल या कोई खुराक के जरात ठीक, फंसे में वो निकल जाए, हाँ जी, हाँ जी। उसको कुरला बोलते हैं। अच्छा, चलें जी, ये हम्म। भी एक चीज़ बता दी। एक कुरली होती है, तो डॉक्टर साहब ने कुरला बताया कि उसमें हाँ, फेरें। कुरली को ही कुरला ही बोलते हैं, कोई कुरला बोलता है, कोई कुरली बोलता है। ठीक है, ये भी एक कितनी चीज़ें पता लग रही हैं हमें भी। कुरला कर कर के नाज़रीन केले दा पानी जोन सा वो पी लेना है या फेंक देना है, लेकिन छिलके अब क्योंकि हर घर में केला खाया जाता है, तो केले को चबा के जी तो अगर उसके छिलके अंदर चले जाएँ, कोई हर्ज तो नहीं?
नहीं, केले के छिलकों के जो है ना, ये बंगाली लोग केला पूरा छिलकों समेत सालन भी बना के खाते हैं, कच्चे केले। और वो तो केलों के जो फूल होता है, तने होते हैं, इसको भी इनके बहुत फायदे हैं। हर चीज के फायदे उसके जिल्द के साथ है, छिलकों के साथ है मुकम्मल। तो जो डायबिटिक वाले को केला मना कर दिया गया है ना कि नहीं केला खाएं, तो वो भी अगर छिलकों के साथ केले को खाएं तो उनको ज्यादा अफादियत मिलेगी। अच्छा, किसी दिन डॉक्टर साहब ये ना कह दीजिएगा कि तरबूज भी छिलकों समेत खाएं। तरबूज भी छिलकों समेत खाया जाता है, और तरबूज के छिलकों के इतने फायदे हैं हामला ख्वातीन के लिए तो बेशुमार फायदे हैं। उनकी खून की कमी बैलेंस रहती है, और उनके जो मतली उल्टी की कैफियत होती है वो बेहतर होती है। इसको कद्दूकश करके इसकी भुजिया सी बना ली जाए और खा लिया जाए। नहीं, डॉक्टर साहब का तो हर बात का तोड़ है, कोई ना कोई। मैं तो वैसे किया थी बात, तो आपने तो उसके फायदे भी बता दिए। अब फिर दोबारा मैं आता हूँ लौंग के ऊपर ही, क्योंकि लौंग हर घर में होता है। बाज़ लोग चावलों में या पुलाव में डालते हैं, या तो सालन में डालते हैं, तो वो इस्तेमाल शुदा अंदर जो लौंग होता है वो फेंक भी देते हैं, कहते हैं कड़वा है, या बच्चे तो खास तौर पे फेंक देते हैं उसको। हाँ, क्या? तो वो गलत करते हैं। ठीक है। उनको खा लेना चाहिए। जो चीजें भी जो है ना, मसाला, गरम मसाला जो डाले जाते हैं चीजों में, उनको खा लेना चाहिए। और जिनके बच्चे इस तरह से करते हैं तो फिर उन वालिदैन को चाहिए कि उनको पाउडर बना के उस हांडी में डालें, और ताकि वो उनके पेट में जाए और उसके फायदे हासिल करें। आज क्योंकि हमने लौंग के फायदे ही आज पूछने हैं डॉक्टर साहब से। आपने मैदे का भी बता दिया, गले का भी बता दिया, और दांत का भी बता दिया। इसका और क्या ताल्लुक है सेहत के सिलसिला में? ये जी। सेहत के साथ है, इसका असाब के साथ ताल्लुक है। अच्छा। जो हमारे ये हरकत देने वाले सिस्टम है ना, हम्म, नर्वस सिस्टम जी भी इसको कहा जाता है, जी असाब भी कहा जाता है, मसल्स भी कहा जाता है। जी। इनको जो है ना ये ताकत देता है, और इनकी इलास्टिसिटी को जो है ना ये बरकरार करता है। जैसे रबड़ की इलास्टिसिटी है ना, जी कुछ अगर रबड़ हमने कहीं पे काट के लगाना, और अगर पुराना पड़ा हुआ उसको वैसे ही लपेटना शुरू करेंगे ना, हम्म, तो वो टूट जाएगा। जी। तो उसको अगर हम एक दो दफा फ्लेक्सिबल कर लें, थोड़ा सा अच्छा। खींच लें, हाँ जी। तो फिर उसको लपेटे तो वो आसानी से लिपट जाता जी है। जी। तो लौंग ये काम करता है डॉक्टर साहब, आप तो मिसाल एक हमारे ऐसी देते मरीज हैं के साथ। ताकि दिल को लगे, दिमाग को लगे, और लोग उसके ऊपर अमल भी करें। तो जी, ये बताइएगा कि कितने लौंग इसकी ज्यादती को नुकसान तो नहीं देती? ये भी तो बाद लोग कहते हैं ना कि ज्यादती। हाँ, ज्यादती भी नुकसान देती है। हर चीज की, हर चीज की एक लिमिट है। जी। एक दिन में जो है ना तकरीबन 5 लौंग खा सकता है, अच्छा, और 5 लोग? एक वक्त में जो है ना एक लौंग ही बेहतर होता है। अच्छा, एक लौंग यानी लें? 24 घंटे में 5 लौंग। अच्छा, तो ये आप अपनी तजर्बा, माशाल्लाह आपके पास तो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ जर्मनी में तो मिल जाता है आसानी से लौंग वगैरह। इसमें नकली और असली का भी कोई पहचान होती है लौंग की? नहीं नहीं, लौंग में कोई ऐसी चीज नहीं होती, चल। इसलिए कि इसका नेमो बदल कोई है ही नहीं है, ना इसकी कॉपी है। अच्छा, ना इसकी कापी है कि इसमें कोई डुप्लीकेट नहीं आ सकता। तो क्योंकि जी काली मिर्च का सुना था कि कुछ ना कुछ आ सकता है, लेकिन लौंग के बारे जी, में आप। काली मिर्च में जो है वो आ जाते हैं, वो उसमें पपीते के बीज भी शामिल हाँ कर जी। लेते हैं, और भी बहुत सारे फल हैं हाँ जिनके बीज काली मिर्च की तरह होते हैं। हाँ और कुछ बूटियां भी हैं जिनके फल जो है हाँ हाँ। इसी तरह के होते हैं, जो अद्वियाती तौर पर तो उनके खवास हैं, हम्म, पपीते के बीज के भी हाँ जी हाँ खवास जी हैं हाँ जी। हाजमे के हिसाब से, ठीक और ठीक। जो है ना शॉकिंग कंडीशंस के हिसाब से। हाँ, तो लेकिन लौंग का कोई तोड़ नहीं है, इसलिए कहते हैं। अच्छा ठीक, ज़बरदस्त, जी, आपने ये बता दीजिएगा। तो और जब आपके पास कोई मरीज़ आते हैं तो उनको फिर आप देसी नुस्खे भी बता देते हैं, या सिर्फ होम्योपैथिक ही रखते हैं? जी, मैं साथ जो है ना खुराक के तरीके भी साथ बताता हूँ, हम्म, और साथ मेडिसिन्स भी
देता हूँ, अच्छा। इसलिए कि खुराक सबसे बड़ी ज़रूरत है, यही बुनियाद है। और इसकी मैं मिसाल इस तरह से देता हूँ कि आपने मिस्त्री मज़दूर लेकर आए और मकान बनाने के लिए सारी चीज़ें आपने प्रोवाइड कर दी, एक पानी उसको नहीं दिया तो वो काम नहीं कर सकेगा। ठीक। तो इसी तरह ही जिस्म के अंदर भी जो अज्जा हैं, सेल्स हैं, उनको साथ मटीरियल भी चाहिए होता है। जी। तो जो जिस किस्म का पेशेंट होता है उस हिसाब से मैं उसको खुराकें भी बताता हूँ। क्योंकि इंशाल्लाह आप बताते रहेंगे, हम पूछते रहेंगे। नाज़रीन, अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो डॉक्टर साहब को व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, और या हमारे चैनल्स के ज़रिए भी आप जा सकते हैं। आप सिर्फ कराची में ही बैठते हैं या मुख्तलिफ आपने इलाके लिए हुए हैं कि महीने में एक आध दफ़ा किसी और जगह भी चले जाते हैं? नहीं, उसमें जो है ना, बैठता तो मैं सिर्फ कराची में ही हूँ, लेकिन दूसरी सिटीज से भी कॉल्स आती हैं, और वो पेशेंट जो ट्रैवल नहीं कर सकते तो वो फिर मेरा टीएडीए करते हैं, और मैं जाकर वहाँ पर देखता हूँ पेशेंट को, अपनी कंसल्टेंसी लेता हूँ। अच्छा, कभी ऐसा तो ऐसा कब फिर जिस इलाके में पहुँच जाता हूँ, उस इलाके के जो मेरे पेशेंट होते हैं मैसेज छोड़ देता हूँ, वो फिर टीएडीए से बच जाते हैं, सिर्फ फीस अपनी दे के मुझे चेकअप करवा लेते हैं। अच्छा, ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि अंदरूनी सिंध है या पंजाब और दीगर इलाकों में भी जाते पूरे हैं? पाकिस्तान में मेरा इस तरह से टूर लगता रहता है। अच्छा, ये कितना ज़बरदस्त बात आपने बता दी डॉक्टर साहब कि अगर लाहौर जाना चाहते हैं तो कोई अगर आपकी वो रहाइश वगैरह सारी चीज़ें इंतज़ाम करेंगे कि आपने सिर्फ पैसे लेने हैं, चार्जेस लेने हैं तो नहीं, खुद? वो सब टीएडीए में यही होता है कि रहाइश भी, आने जाने का किराया भी उस शख्स ने देना होता है। और मेडिसिन के पैसे जो अलहदा मुझे देंगे? कॉल करके, जी, मेडिसिन के पैसे अलग और कंसल्टेंसी अलग। अच्छा, तो मेडिसिन आप अपने साथ ही रखते हैं कि या फिर आप कहते हैं कि जाएँ जी, उसको? मेडिसिन मैं तकरीबन जो पेशेंट होता है उसकी हिस्ट्री ले लेता हूँ, उस हिसाब से मैं मेडिसिन साथ लेके पूरी चलता हूँ। नाज़रीन, ये थे डॉक्टर साहब, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, हम चाहते हैं कि छोटे-छोटे प्रोग्राम हो और होते ही रहें। अगर आपने कोई फ़ायदा उठाना है तो डॉक्टर साहब से मज़ीद रब्ता कर सकते हैं। डॉक्टर साहब फिर प्लीज़ अगर नंबर बता दें, ताकि हम कोशिश तो करेंगे कि इस दफ़ा आपका नंबर स्क्रीन पे भी आए। अगर आप ज़ुबानी बता देंगे तो उसमें और आसानी होगी। मैं खामोश होता हूँ, तो प्लीज़ अगर नंबर बताना चाहें, क्योंकि आपको ज़ुबानी याद होगा। हम्म, अ, मेरा मोबाइल कॉन्टैक्ट है जो व्हाट्सएप के तमाम ऐप्स के ऊपर है, 0300 22 59 848। और दूसरे कंट्री वालों को इसके साथ कोड लगाना होगा +92। नाज़रीन, बहुत सारी मुफीद बातें आपको डॉक्टर साहब से पता करें मिलेंगी कि कैसी-कैसी उन्होंने बातें बताई हैं कि जो हम सोच भी नहीं सकते। तो इंशाल्लाह हमारा इनसे राब्ता रहेगा। हम बड़े मशकूर हैं इनका कि ये हमें वक़्त दे देते हैं। आप यकीनन कोई फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इनसे राब्ता करें, क्योंकि प्राइवेट तो मैंने बहुत सारी इनसे बातें पता की हैं। तो अगर आप इनसे प्राइवेट तौर पे मैसेज करके या राब्ता करके, या अगर पाकिस्तान में जाते हैं, यूरोप से लोग कराची में जाते हैं या पंजाब में जाते हैं, तो इनसे राब्ता करें और फ़ायदा उठाएँ। खुद भी सेहतमंद रहें और दूसरों को भी सेहतमंद बनाएँ। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे बात होगी। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी,